जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए। और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? Hello everyone, welcome to Pahuja Law Academy and myself Aditya Kumar. Today we'll be dealing with the very interesting topic why BNS replaced IPC. तो आप सभी लोग बहुत क्यूरियस भी होंगे जानने के लिए कि why BNS रिप्लेस्ड IPC। तो आज हम इसी क्वेश्चन से डील करने वाले हैं और बहुत बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ेंगे। बैकग्राउंड क्या था, कैसे रिप्लेस किया गया, क्यों किया गया, रीजंस क्या थे और नए BNS में ऐसा क्या खास है कि इसको हम लेके आए हैं IPC की जगह। तो हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में डील करते हैं। IPC रिप्लेस्ड बाय BNS। अब ये एक स्टेटमेंट है, IPC रिप्लेस्ड बाय BNS। ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए बनाई है बिकॉज इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इसकी फॉर्म में। IPC के बारे में जानते हैं पहले, फिर पढ़ेंगे रिप्लेस क्यों हुआ, फिर पढ़ेंगे BNS में क्या खास है। IPC ऐसा नहीं है कि IPC शुरुआत से हमारे देश में था, या IPC हम बहुत 1860 से फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल शुरुआत से था। अगर हम बिल्कुल शुरुआत की बात करें तो किंग्स कोर्ट हुआ करती थी, राजा के द्वारा राज किया जाता था। आप लोगों ने मूवीज़ में भी देखा होगा, टीवी शोज़ में भी देखा होगा, पहले होता था कि राजा अलग अलग तरह की सज़ा दिया करते थे। बड़ी इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूँगा, बड़ी क्रूअल सज़ा दिया करते थे कि इसको हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाए या इसको कोड़े मरवाओ। और फ्लॉगिंग वॉज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट एट दैट टाइम कि कोड़े मरवाना, 100 कोड़े मरवा दो, 1000 मरवा दो। तो ये उस समय चला करता था। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी कंट्री में इस्लामिक रूलर्स आए। इस्लामिक रूलर्स के आने के साथ ही इस्लामिक क्रिमिनल सिस्टम भी आया। अब आप सभी लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं तो जानते ही होंगे कि इस्लाम में शरिया को फॉलो किया जाता है और लॉज भी सारे उसी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। इसके बाद ब्रिटिशर्स आए। और यहाँ से कहानी शुरू होती है IPC के बनने की। 1834 में, 1834 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार चला करती थी पहले। 1857 के विद्रोह से पहले कंपनी की सरकार चला करती थी। 1857 के विद्रोह के बाद जो एक रेबेलियन हुआ था, उसके बाद क्वीन ने सारी पावर अपने पास ले ली थी। उससे पहले कंपनी की चलती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1834 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक लॉ कमीशन बनाया, इंडियन लॉ कमीशन। इंडियन लॉ कमीशन। इस लॉ कमीशन को एक टास्क दिया गया कि ये लॉ कमीशन इंडिया में सारे ही क्रिमिनल लॉज को एक बार असेस करेगा, उनको एक बार फिर से देखेगा कि क्या उनमें कमी है या क्या उसमें नया करने की ज़रूरत है। और फिर एक नया लॉ बनाया जाएगा, इंडियन पिनल कोड, एक नया कोड बनाया जाएगा जो एग्जॉस्टिवली सारे ही सोसाइटी में जो इवल्स प्रेजेंट हैं, जो क्राइम्स प्रेजेंट हैं, उनसे डील करेगा। अब इस लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था बहुत एक इंटेलिजेंट जूरिस्ट थे, सर थॉमस बैबिंगटन। मैकॉले। इनको IPC का फादर भी कहा जाता था, फादर ऑफ IPC। इन्होंने ड्राफ्ट किया था। तो इंडियन लॉ कमीशन के चेयरपर्सन थे हमारे सर थॉमस बैबिंगटन मकाले, और इन्होंने ही IPC को ड्राफ्ट किया था। तो IPC हमारा आता है 1860 में। ये सब आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। तो हम IPC से शुरुआत करते हैं। अब IPC आया 1860 में और इसने बहुत टाइम तक अपने पर्पसेस को सर्व किया जिसके लिए बनाया गया था। अब वो
अभी अच्छा था या बुरा था उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स हैं तो हम सिर्फ लॉ पर ही स्टिक रहेंगे और उसके दोनों एस्पेक्ट्स की बात करेंगे कि वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था। हम बायस्ड होके कभी नहीं सोच सकते बीइंग अ लॉ स्टूडेंट। तो आईपीसी 1860 में आया, उसके बाद इसने अच्छे से सारा काम किया, अपने सारे पर्पस इसको सर्व कर रहा था। लेकिन हो क्या रहा था आईपीसी के बाद कि आईपीसी बेसिकली जब हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी, काफ़ी बढ़ने लगी, और हमने नोटिस किया कि 2010 के बाद तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी, और अभी एट प्रेजेंट हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, यू ऑल नो, तो डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी। अब डाइवर्सिटी बढ़ने के साथ क्या होता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स में क्या आता है कि क्राइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ट्रमेंडसली क्राइम इंक्रीज़ होता है, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्राइम, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे वो उतनी ज़्यादा अलग अलग सोच से, अलग अलग साइकोलॉजी से क्राइम करेंगे, क्योंकि क्रिमिनल की भी एक साइकोलॉजी होती है जिससे इंसान क्राइम करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्राइम, एक ही क्राइम के अलग अलग प्रकार, तो ये सब बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। अब कुछ चीज़ें थी कि टाइम के साथ साथ जो उस समय गलत मानी जाती थी वो अब सही मानी जाने लगी हैं, या हो सकता है कि अंग्रेज़ों ने उसको गलत माना हो। अब हमारी सोसाइटी उन चीज़ों के साथ अडेप्ट कर चुकी है, वो अब हमें क्रिमिनल उनको डीक्रिमिनलाइज करना हो। तो द बेसिक पर्पस वाज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ओवर क्रिमिनलाइजेशन एंड डीक्रिमिनलाइजेशन। हमें ओवर क्रिमिनलाइजेशन से भी दिक्कत थी, क्योंकि हर चीज़ में आप किसी को क्रिमिनल करार दे के और आप जेल में बंद कर दो, उसका केस चलता रहे, कोर्ट्स भी ऑलरेडी ओवरबर्डनड है। तो उस चीज़ को ओवर क्रिमिनलाइजेशन और डीक्रिमिनलाइजेशन के बीच में हमें एक बैलेंस बनाना था। उसके चलते क्या किया गया, हमने धीरे धीरे बीएनएस की बात शुरू होने लगी। उस समय 2014 में इलेक्शंस हुए थे, सरकार बदली थी, एक नई सोच के साथ, एक विजन के साथ एक अच्छी सरकार आई थी। सरकारें तो हालांकि सारी अच्छी होती हैं, और अभी भी बहुत अच्छी सरकार है, पहले भी बहुत अच्छी सरकारें थी, और सब हमारे लिए अच्छा ही काम करती हैं, सब सोशल वेलफेयर का सोचती हैं, कंट्री के प्रोग्रेस के बारे में सोचती हैं। तो 2014 में जो नई सरकार आई उसने एक बहुत अच्छे विजन के साथ एक नया एक सोच रखी कि हम न्यू क्रिमिनल लॉज लाएंगे। हम जो एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज हैं वो सोसाइटी की सारी नीड्स को अभी एड्रेस नहीं कर पा रहे, तो हम हम चेंजेस करेंगे। कुछ लोग इस फेवर में भी थे कि अमेंडमेंट किए जाए, लेकिन बहुत सारे अमेंडमेंट ऑलरेडी हो चुके थे लॉ में, बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके थे। आफ्टर निर्भया भी क्रिमिनल लॉज को अमेंड किया गया था, लेकिन उन अमेंडमेंट से प्रॉपरली एड्रेस नहीं हो पा रही थी चीज़ें। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि जो बीएनएस था वो एक तो अभी इन्फोर्स किया गया कुछ समय पहले ही, इसी साल 1 जुलाई को ये फोर्स में आया है, 2024 को ही। इससे पहले मैं आपको इससे आगे बढ़े मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स, काफ़ी सारे हिंट सरकार ने दिए थे। तो अगर हम बात करें, आप लोग सभी जानते होंगे कि जो आईपीएस बनते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है हैदराबाद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में। तो वहाँ पे लास्ट ईयर जो परेड हुई थी, पासिंग आउट परेड में अमित शाह जी ने बोला था कि हमें कॉलोनियल एरा के क्लचेस से छूट करके अपने हर चीज़ स्वदेशी करनी होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दीक्षांत परेड उसको बोलते हैं। दीक्षांत परेड, जिसको आप पासिंग आउट परेड भी बोलते हैं आईपीएस बैच की। ये थी 75th आरआर बैच ऑफ आईपीएस एट सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। अभी एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इस स्टेटमेंट में बोला है, द पर्पस ऑफ द ओल्ड लॉज वॉज टू सेफगार्ड द गवर्नमेंट बट द पर्पस ऑफ द न्यू लॉज इज टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द पब्लिक। मतलब आप देख रहे हो कि पुराने लॉज का जो पर्पस था वो गवर्नमेंट को सेफगार्ड करना था। अब हमारा जो पर्पस है नए लॉज का वो लोगों को सेफगार्ड करना है, हमारे सिटीजन्स को सेफगार्ड करना है, एंड टू एलिमिनेट ऑब्स्टैकल्स इन द पीपल्स एक्सेस टू दोज राइट्स। लोगों के राइट्स को इन्फोर्स करने में जो अड़चन आ रही है, जो रोड़ा अटकाया जाता था, उस सबको ख़त्म कर दिया है नए कानूनों ने। तो ये स्टेटमेंट हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी की थी।
इस फंक्शन में। उसके बाद होम सेक्रेटरी साहब की भी एक स्टेटमेंट आई थी, प्री इंडिपेंडेंस क्रिमिनल लॉज वर यूज्ड बाय द ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट देयर कॉलोनियल इंटरेस्ट। तो सबसे मेजर कारण जो ये है, ये स्टेटमेंट बड़े काम की होम सेक्रेटरी साहब की, प्री इंडिपेंडेंस colonial laws were used by the British to protect their colonial interest. Were used by the British to protect their colonial interest। मतलब अंग्रेज़ों ने अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने हितों को साधने के लिए और इस तरह के कानून बनाए थे, जिसमें सिडिशन भी एक लॉ होता था, जो कि अब बीएनएस में हटा दिया गया है। सिडिशन में अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ किसी भी प्रकार का कृत्य करते हैं, कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं सरकार के खिलाफ, तो आप पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता था। लेकिन अब सरकार जस्टिस ओरिएंटेड हो गई है, कानून जस्टिस ओरिएंटेड हो गया, सुप्रीम कोर्ट हमारा जस्टिस ओरिएंटेड हो गया है, तो हमने इस कानून को निकाल कर फेंक दिया है। सिडिशन इज़ नो लॉन्गर एन ऑफेंस अंडर बीएनएस। अब बेसिकली हमने ये सब तो बात कर ली कि क्यों लाया गया, कैसे लाया गया। और हम स्पेसिफिक ऑफेंसेस की बात करते हैं कि कौन कौन से वो ऑफेंसेस थे जिनको हमें ऐड करने की ज़रूरत थी, या कौन कौन से वो ऑफेंसेस थे जिनको हमें हटाने की ज़रूरत थी, ताकि आप और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये समझ जाओगे कि हाँ भाई ये सब प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से हम लाए, ताकि कोई आपसे पूछे तो आप उसको बता तो पाओ। तो अब हम बीएनएस के चेंजेस पढ़ लेते हैं। चेंजेस ब्रॉट बाय बीएनएस 2023। तो सबसे पहला जो एक चेंज लाया गया है, वो अभी आप पास्ट काफ़ी ईयर से देख रहे होंगे। काफ़ी एक वर्ड बहुत आता है, न्यूज़ में भी आता है, हर जगह आता है, कोर्ट्स भी यूज़ करती है, मॉब लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग क्या है? मॉब लिंचिंग का मतलब है कि अगर बहुत सारे लोग किसी इंसान को किसी भी वजह से, क्या उसकी किसी भेदभाव की वजह से हो सकता है, उसके रंग की वजह से, उसकी कास्ट की वजह से, उसके जेंडर की वजह से, उसकी क्लास की वजह से, या फिर किसी एक पर्टिकुलर शक, किसी डाउट में, किसी भी कोई आरोप लगा करके उसको आप पीट पीट के मार दो, या आप खुद ही अन्याय करने की सोच रहे हो, पूरा गांव इकट्ठा हो जाए कि 10-15 लोग इकट्ठे हो जाएं और लोगों ने उसको पीट पीट के मार दिया, तो ये चीज़ बड़ी सुनने में आ रही थी। तो सरकार को इसके खिलाफ कुछ तो करना ही था। तो अभी सेक्शन 103 में मर्डर की पनिशमेंट ऐड की गई, और इसी का क्लॉज 2 ये डाल दिया गया कि 5 से ज़्यादा, 5 और मोर, 5 या 5 से ज़्यादा लोग अगर किसी को किसी भी भेदभाव की वजह से, या किसी भी पर्टिकुलर शक की वजह से, किसी एलिगेशन, कोई आरोप लगा करके उसको मार देते हैं, तो उनको सज़ा होगी। और ये ऑफेंस पर्टिकुलर मॉब लिंचिंग का ही बना दिया। आप पढ़ोगे कि यहाँ पर मॉब लिंचिंग वर्ड यूज़ नहीं किया गया। मॉब लिंचिंग वर्ड इज़ नॉट यूज हियर। लेकिन हाँ, यहाँ पर अब सज़ा दी जाएगी उसको, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि डेथ पेनल्टी को इंक्लूड किया गया, डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को LI लिख देता हूँ, समझ जाना आप लोग, और फाइन भी होगा साथ में। तो इतनी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इस ऑफेंस के लिए बनाई गई है ताकि लोग इसको करने से डरें। आगे बात कर लेते हैं सेडिशन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सेडिशन को रिमूव कर दिया गया है। सेडिशन को रिमूव कर दिया गया है।
Sedition as an offense is removed now. It is no longer a offense. रिमूव कर दिया गया है सेडिशन को. उसके बाद इसका और क्या पर्पस था, तो ये अब जो लॉ है बीएनएस इज, ये फर्स्ट हो गया, बीएनएस इज मोर जस्टिस ओरिएंटेड. बीएनएस इज मोर जस्टिस ओरिएंटेड. अगर हम बात करें कि बीएनएस हमारी सोसाइटी को रेट्रीब्यूटिव सिस्टम से लेकर रिफॉर्मेटिव पे ले आएगा. अब इन दो सिस्टम्स या दो थ्योरीज का भी मतलब समझ लो भाई. रेट्रीब्यूटिव पहले यूज़ होती थी. रेट्रीब्यूटिव में क्या था, हमें बेसिकली सज़ा देनी होती थी, या तो प्रपोर्शनेट, जिसने जितना हार्म किया है उसको उतनी प्रपोर्शनेट आप सज़ा दोगे. कभी कभी ज़्यादा भी हो सकती थी, क्योंकि इसको सबक सिखाना होता था. अभी हमें सबक नहीं सिखाना, हमें क्रिमिनल्स प्रोड्यूस नहीं करने, हमें अपनी पॉपुलेशन को चेंज करना है, उनके अंदर रिफॉर्म लाना है, उन्हें गुड सिटीजन्स बनाना है. तो उसके लिए हम अब आ गए हैं रिफॉर्मेटिव सिस्टम पे, जिसमें आप रिफॉर्म करते हो. आप क्रिमिनल्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, अब आप अच्छे इंसान बनाओगे उनको. रिफॉर्मेटिव सिस्टम, हम रिफॉर्म कर रहे हैं, रेट्रीब्यूट नहीं कर रहे, रिफॉर्म कर रहे हैं. अब चेंज करना चाहते हैं हम लोगों को. तीसरा चेंज क्या आया है, कम्युनिटी सर्विस ऐड की गई है. कम्युनिटी सर्विस का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल भी मेरे पास, अभी बताता हूं आपको. कम्युनिटी सर्विस इज एडेड एज अ पनिशमेंट. तो कम्युनिटी सर्विस एक पनिशमेंट के रूप में ऐड की गई है. तो 2022 या 23 में शायद आप लोगों ने पढ़ा भी हो, न्यूज़ में काफ़ी आया भी था ये. फेबररी या मार्च का केस था. गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो वो ऑनलाइन हियरिंग कर रहे थे, ऑनलाइन वीसी पे हियरिंग चल रही थी. उसी दौरान एक पुलिस वाले साहब थे, तो वो शायद पता नहीं क्या था, एक कैन लेके और सिप करने लगे. तो उस कैन में शायद कोक था या जो भी था, आई डोंट नो. तो उनको एक सज़ा दी गई थी कि वो बार एसोसिएशन के 100 लॉयर्स को 100 कैन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 100 कैन था या जो भी आंकड़ा था, मुझे आंकड़ा ठीक से याद नहीं है, बट शायद 100 कैन्स ही था. 100 कैन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो ये भी एक तरह की पनिशमेंट थी. अब ऑफेंस तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था कि उनको कोई हम जेल में बंद कर दें या कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर दें, लेकिन हाँ फिर भी एक इनडिसिप्लिन तो था. आप लाइव हियरिंग में हाई कोर्ट जजेस बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, और आप सिप कर रहे हो, तो दैट्स अ काइंड ऑफ इनडिसिप्लिन. तो उसके लिए उनको एक कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी गई थी, जहाँ उनको 100 कैन्स डिस्ट्रीब्यूट करनी थी. अब ये होता पहले भी था, जजेस के पास पावर होती थी कि वो इस तरह की पनिशमेंट्स दे सकें, लेकिन अब हमने इसको एकदम प्रत्यक्ष रूप से यहाँ लेके आ गए हैं. बीएनएस में लिखा हुआ है कम्युनिटी सर्विस भी एक काइंड ऑफ पनिशमेंट है, आप दे सकते हो. अगला पॉइंट आता है कि अभी हम जेंडर की बात करते हैं. हम काफ़ी समय से जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी मांगते हैं कि सोसाइटी जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए. या अगर हम बात करें कि फॉर द पीपल ऑफ थर्ड जेंडर, बहुत ज़्यादा ह्यूमन क्राई होता है कि थर्ड जेंडर लोगों को यहाँ इंक्लूड करो, वहाँ इंक्लूड करो. उनके भी राइट्स हैं, एंड आई अग्री, उनके भी राइट्स हैं, सबके राइट्स होते हैं. तो हमने यहाँ जेंडर की डेफिनेशन 210 में, पहले होता था मैन एंड वुमेन, अब हमने ऐड कर दिया मैन वुमेन के साथ अब हमने ऐड कर दिया है ट्रांसजेंडर पर्सन्स को भी. जेंडर इंक्लूड्स मैन, वुमेन एंड ट्रांसजेंडर. इससे हम जस्टिस ओरिएंटेड भी हैं, और जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी की तरफ भी हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं. और ये जो ट्रांसजेंडर वर्ड है, इसका मीनिंग आपको यहाँ नहीं मिलेगा, इसका मीनिंग आपको ड्राइव करना पड़ेगा सेक्शन 2K ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019. ट्रांसजेंडर
पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, यहाँ से आप ये ट्रांसजेंडर वर्ड का मीनिंग डराइव कर सकते हैं। उसके अलावा अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप पूछो कि कम्युनिटी सर्विस कहाँ कहाँ पर ऐड की गई है, किस किस केसेस में ऐड की गई, तो कम्युनिटी सर्विस जैसे सेक्शन 209 एक बनाया गया है बीएनएस में, जिसमें कि अगर आपके खिलाफ सेक्शन 84 बीएनएसएस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 84 में कोई प्रोक्लेमेशन इशू हो जाता है और आप उसके बाद भी अपेयर नहीं हो रहे कोर्ट के सामने, तो आपको एक कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी जा सकती है। दूसरी बात है, अगर एक सेक्शन 226 ऐड हुआ है। सेक्शन 226 कहता है कि अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को उसके काम को करने से रोक रहे हो, आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो पब्लिक ड्यूटी उसको परफॉर्म करने से, और आप सुसाइड की धमकी दे रहे हो, इसका भी एक एग्जांपल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई इलीगल आपने इंक्रोचमेंट की हुई है, सड़क घेरी हुई सरकारी, बुलडोज़र लेकर तोड़ने हैं एसडीएम साहब या पुलिस प्रशासन के साथ आए हुए हैं सरकारी अफसर तोड़ने के लिए, और आप कह रहे हो कि मैं जहर पी लूँगा, मैं तो आग लगा लूँगा अपने ऊपर, तो वहाँ भी आपको कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी जा सकती है। सेक्शन 226 आप एक बार पढ़ लीजिएगा बहुत ध्यान से। उसके अलावा अब हम आते हैं टेरर क्राइम्स। टेरर भी आजकल टेरर बड़ा कंट्रोल में है, टेररिस्ट डरे रहते हैं हमारी सरकार से। तो सेक्शन हम बात करें तो 111 सेक्शन 111 ऐड की गई है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के लिए है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के लिए। अभी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं जो कि आप एक पूरा रैकेट, एक पूरा सिंडिकेट चला रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को अगवा करते हो, उनके पेरेंट्स से रैंसम मांगते हो, पूरा गिरोह चल रहा है, या आप लोगों को अगवा करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है भाई कहीं, कि उनको बेचा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है। तो इस तरह के ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, साइबर फ्रॉड्स भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हो सकते हैं कि आप कई सारे लोग तो इस चीज़ से गुजर भी चुके होंगे कि भाई फ़ोन पे फ़ोन आता है हमारे कि आपकी लॉटरी लग गई है, या आपके वहाँ बैठ के आपको ही कह रहा है भाई दूर से कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, मैं आपका ये रिश्तेदार बोल रहा हूँ। तो ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं। तो इनके लिए स्पेसिफिकली सेक्शन बनाई गई है 111। 111 में इस तरह के लोगों को अब पनिश किया जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं, एक बेसिकली एक सेक्शन 48 भी ऐड की गई है। सेक्शन 48 बोलती है कि अगर भारत के बाहर बैठकर भी, आउटसाइड इंडिया भी, कोई आपको अबेट कर रहा है कुछ करने के लिए, या बाहर से किसी और को अबेट कर रहा है क्राइम करने के लिए, फॉर एग्जांपल सिंडिकेट का मालिक बाहर बैठा हुआ है, यूएस में है, यूके में है, लेट्स नॉट नेम अ कंट्री, कहीं भी बैठा हुआ है, XYZ कंट्री में बैठा हुआ है, और वो यहाँ पे अबेट कर रहा है क्राइम, और क्राइम करते करते अबेट करके वो यहाँ कोई क्राइम करवा देता है, तो उसको भी आप सज़ा दिलवा सकते हो। उसके लिए सेक्शन 48 ऐड की गई है कि अबेटमेंट की गई है भारत के बाहर से, और अबेटर को तो सज़ा वही पुरानी वाली है कि जो क्राइम करने वाले को, वही अबेटर को। फिर आ जाता है सेक्शन 113 जो स्पेसिफिकली टेररिस्ट एक्ट्स के लिए है। टेररिस्ट एक्टिविटी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए। अगर कोई भी हमारी देश की अखंडता, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, या अब हमने ऐड करते हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी, तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी को अगर नुकसान पहुंचाने की अगर कोशिश चल रही है तो वो टेररिस्ट एक्ट में आ जाएगा। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कई सारे लोग मिलकर RBI का सर्वर हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारी इकोनॉमी को कोलैप्स करने की कोशिश कर रहे हैं, फेक करेंसी नोट्स छाप दिए, सर्कुलेशन में आ गए फेक करेंसी नोट्स, काउंटरफिटिंग बहुत ज़्यादा एक बहुत चलता है ये काम, काउंटरफिटिंग करते हैं टेररिस्ट लोग, हवाला का काम चलता है। तो ये सब अब टेररिस्ट एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। दूसरी चीज़ इसमें सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज सबसेक्शन 39 में IT एक्ट भी डाल दिया गया है। मतलब अब हम रेवोल्यूशनराइज कर रहे हैं धीरे धीरे अपने देश को और सिस्टम को भी। तो अब IT का बहुत ज़्यादा काम चलता है, सब कुछ आजकल कंप्यूटर और फ़ोन्स पे ही हो रहा है, तो इसलिए हमने IT एक्ट की भी डेफिनेशन इसमें ऐड की गई है। तो बेसिकली ये सब एक कुछ मेजर चेंजेस थे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक सेक्शन 106 भी ऐड की गई। पहले हम पढ़ते थे 304A
304A ऑफ आईपीसी, जिसमें होता था कि डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस, कि अगर किसी ने गाड़ी कहीं पे टच कर दिया, कोई मर गया गाड़ी के हिट एंड उससे लगने से, गाड़ी लगने से एक्सीडेंट कर दिया, तो उसको 2 साल तक की सज़ा थी। वो तो अभी भी है 106(1) में, लेकिन 106(2) ऐड किया गया है। 106(2) सेक्शन 106 सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई हिट एंड रन करके भाग जाए, एक्चुअली हिट एंड रन की अब पनिशमेंट आ गई है। हिट एंड रन, कोई टक्कर मार के भाग जाए, टक्कर मार दी और उसके बाद उसकी ड्यूटी है, अब उसकी ड्यूटी है बीएनएस के अंदर कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा या फिर जो मैजिस्ट्रेट है उसको इन्फॉर्म करेगा। अगर उसने पुलिस या मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म नहीं किया तो उसके लिए भी अब हमने 10 साल तक की पनिशमेंट डाल दी है। 10 साल तक उसको सज़ा मिलेगी, प्लस फाइन भी देगा। और एक वर्ड यहाँ पर ऐड किया गया, सेक्शन आप पढ़ोगे तो ध्यान से आपको मिलेगा, सून आफ्टर। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, सून आफ्टर द एक्सीडेंट, सून आफ्टर मतलब तुरंत जैसे ही किया, उसके कुछ ही समय में। वो तो एक देखा जाए तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा कि कब सून आफ्टर का मतलब क्या है, कि किसी के लिए 5 मिनट 10 मिनट जो भी है, उस हिसाब से एक रीजनेबल टाइम में उसको इन्फॉर्म करना होगा पुलिस को या मैजिस्ट्रेट को। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको 10 साल तक की पनिशमेंट दी जा सकती है, अप टू 10 ईयर्स। ऐसा नहीं है कि 10 साल की ही है, 10 साल तक, मतलब वो जज की डिस्क्रिशन होती है, कोर्ट की डिस्क्रिशन की, वो 2 साल दे, 3 साल दे, 5 साल दे, 6 महीने दे, ठीक है, वो डिपेंड करता है। अब बाकी काफ़ी सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि आप किसी को कन्विक्ट या अक्विट कर रहे हो, तो जज बहुत सारे सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करता है अक्विट या कन्विक्ट करने से पहले। तो सून आफ्टर यहाँ पर ये वर्ड आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस ऐसे ही वर्ड्स पर पूछे जाते हैं। सेक्शन में जो बीच बीच में बहुत कीवर्ड्स होते हैं ना, वो ध्यान रखा करो थोड़े से। इसके साथ और मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ एक साथ तो कवर नहीं हो पाता। तो आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ कवर किया। आप स्क्रैच से समझ गए होंगे बेसिकली। ये तो मैंने एडिशनल पॉइंट्स आपको बता दिए, बट मेन जो पर्पस था लेक्चर का वो यही था कि बीएनएस को क्यों लाया गया आईपीसी की जगह, वो आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से जान गए होंगे। स्क्रैच से पढ़ा हमने, और उसके साथ ही अभी जो ये बीएनएस है ये अपना पर्पस बहुत अच्छे से सर्व कर रहा है। और देखो, अभी कोई भी नया लॉ आता है ना, तो एकदम से पता नहीं चलता कि 6 महीने 1 साल में आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो अपने पर्पस को सर्व कर रहा है। जब उसको थोड़ा टाइम हो जाता है, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल, उसके बाद ही वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करता है सोसाइटी में, क्योंकि एकदम से तो इतने केसेस भी नहीं आ पाते। तो अभी ये धीरे धीरे हमें इफेक्ट पता चलेगा। लेकिन एज़ फार एज टुडे सिनेरियो, अगर आज के हम सिनेरियो की बात करें तो मैं तो यही कहूँगा, और आप लोग भी समझ सकते हो केसेस देख के, कि अच्छे से अपना पर्पस सर्व कर रहा है। और जो लेटेस्ट केसेस हैं वो भी इसी में रजिस्टर होते हैं। यही सेक्शंस लगती हैं 1 जुलाई के बाद से। सो विद दिस हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड आप प्लीज़ हमें ज्वाइन करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और पहुजा लॉ अकेडमी इज़ ऑलवेज एट योर सर्विस। थैंक यू। Subscribe for more content.